हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज। और टॉपिक है अपना आज न्यूक्लियस। देखिए कि न्यूक्लियस को अपन जो है जितना भी यूकैरियोटिक सेल होगा ये फाउंड इन और यूकैरियोटिक सेल। कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल है फिर भी, जैसे एक तो मैच्योर आरबीसी। मैच्योर्ड आरबीसी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और एक होता है इसके अंदर सीयू ट्यूब। प्लांट के अंदर जो है वो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो है उसके अंदर होती है सीयू ट्यूब। तो ये सीयू ट्यूब जो है उसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल है फिर भी। बाकी जो है सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर अपन न्यूक्लियस जो है वो को जो है अपन डायरेक्टर ऑफ सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोल सकते हैं इसके अंदर। ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो पूरा फंक्शंस होता है उसको कंट्रोल करना वो न्यूक्लियस का काम है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल। डायरेक्टर ऑफ सेल यानी जैसे कोई इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर होता है, कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही इसका सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हो सकता है इसके अंदर। तो ये लार्जेस्ट, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर अपन इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर की बात करें इसके अंदर आपने तो सेल न्यूक्लियस जो है मेनली इसके अंदर एक तो रहेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसको अपन जो है कैरियोथिका भी बोल सकते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तीसरी चीज है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर रहेगा, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और चौथा चीज है इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस। तो ये इसके जो है मेन कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के। तो अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस जो मेनली सारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। इसके अंदर कुछ सेल्स मैंने जनरली जो है ईच सेल हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर जो है एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होता है, उनको मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स बोलते हैं। जैसे अपने बॉडी के अंदर जो स्टेटेड मसल्स होती है उसके अंदर भी जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो अपन देखते हैं अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ये मेनली जो है ये चीजें आपको नजर आएगी इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। तो अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अगर, तो ये मेनली डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा इसके अंदर ये। तो ये इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दिख रही है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो ये तो हो गई इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं पर ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है स्पेस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसमें देखिएगा इसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उस आउटर मेम्ब्रेन के साथ में ही जो है ये आउटर मेम्ब्रेन ही जो फॉर्मेशन करती है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल्स है स्टूडेंट्स, अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही, या फिर कैरियोथिका से,
तो इसको अपन बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइम देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके टू टाइप्स है। अगर देखिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस तरह से ये ग्रैन्यूल्स की तरह आपको नजर आएंगे दाने दाने। तो अगर ये अटैच होते हैं इनको अपन बोल रहे हैं राइबोसोम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको अपन बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विदाउट राइबोसोम वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको अपन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन पे भी जो है वो राइबोसोम्स ऐसे अटैच होते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, अब ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो आपको गैप नजर आ रहा है इसको अपन न्यूक्लियर कोर बोल देंगे, न्यूक्लियर कोर। ये न्यूक्लियर कोर जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इनसाइड के अंदर। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको जो है क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आते हैं। ये जो है इसके अंदर इस तरह से ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा फाइबर्स के जैसा। तो ये जो फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको अपन बोल रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये हो जाता है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स। इस टाइम देखिएगा ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स मेनली जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनेगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जब सेल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में होती है डिवाइड नहीं करती तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो सेल डिवीजन के अंदर जो है ये प्रोफेज स्टेज के अंदर ही ये क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। क्या बना लेंगे ये क्रोमोसोम्स। आगे हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये क्रोमेटिन फाइबर ही कन्वर्ट होके क्रोमोसोम्स को बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। इसके अंदर ये डार्क न्यूक्लियस नजर आता है, इसके डार्क रीजन नजर आएगा इसके अंदर आपको। इसको अपन बोल देंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पे जो है थोड़ा डार्क होता है या कंडेंस ज्यादा होता है मटेरियल, ठीक है। तो इसको अपन न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। बाकी इसके अंदर जो फील्ड होता है मटेरियल वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, या इसको न्यूक्लियर सैप बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड होता है। तो ये तो है इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर अगर अपन बात करें इसके अंदर न्यूक्लियस के फंक्शंस के, न्यूक्लियस का जो है फंक्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं इसके अंदर। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस के फंक्शन अपन पहले समझ लेते हैं। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड द सेलुलर फंक्शन। पहला चीज है इसके अंदर न्यूक्लियस का फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमने बताया सबसे पहले कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, तो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो वो सबको कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन ही जो है सभी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इट ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल बाय द डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यानी जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है उसका सिंथेसिस करके सेल की ग्रोथ के अंदर भी ये कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट आल्सो हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स, और एंजाइम्स को सिंथेसिस करने के लिए भी इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है मैंने बताया डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन ही जो है वो सारी प्रोटीन्स को कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस को। तो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं, तो प्रोटीन एंजाइम का सिंथेसिस भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं यानी पेरेंट के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो पास होते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करने का काम जो है ये न्यूक्लियस ही करेगा। न्यूक्लियस के अंदर हमने बताया डीएनए होता है, तो डीएनए जो है वो कैरी करता है, यही जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। नेक्स्ट इज कंटेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। देखिएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर, देखिए एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, और डेवलपमेंट और बिहेवियर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही है। कुल मिलाकर जितना भी जो एनिमल्स के सारे कैरेक्टर है वो सब डीएनए के अंदर ही है, ठीक है। राइबोसोम आर formed by the nucleus। देखिए अभी बताया मैंने न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम बोलते हैं। तो इसी के अंदर जो है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली राइबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर इच इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस विद हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन
के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस मियोसिस के अंदर होती है, तो उसकी वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से न्यू जनरेशन के अंदर वेरिएशन डेवलप होते हैं, तो इससे नेक्स्ट न्यू स्पीसीज का जो है ओरिजिन होता है, इसी को अपन बोलते हैं इवोल्यूशन, तो इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर इट कंट्रोल द सेलुलर डिफरेंशिएशन बाय द रेगुलेटिंग द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। कंट्रोल द सेलुलर डिफरेंशिएशन यानी सेल का जो है अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, अलग अलग सेल्स का जो अलग अलग फंक्शंस को जो रेगुलेट करने का फंक्शन या सेल के जो फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम डीएनए या फिर डीएनए करता है या फिर तो न्यूक्लियस करता है, तो ये सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी वर्क का अलग अलग अलॉटमेंट होता है, उसका कंट्रोल भी इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स की। देखिए स्टूडेंट्स जो है आपने बताया अभी मैंने कि जब सेल जब डिवाइड करनी होती है सेल डिवीजन, तो क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है वो पैर की फॉर्म में होते हैं। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो क्रोमोसोम्स का नंबर्स जो ह्यूमन के अंदर एक ईच सेल हर एक सेल के अंदर जो है ह्यूमन के अंदर बात करें तो ये क्रोमोसोम दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिकल क्रोमोसोम, और दूसरे होते हैं इसके अंदर अपन टॉपिक है अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम के अंदर मैं ह्यूमन के अंदर बात करूं तो ह्यूमन के अंदर अगर ये क्रोमोसोम को अपन डिवाइड करें टू टाइप्स के अंदर, सोमेटिक क्रोमोसोम और इसके अंदर दूसरे होते हैं इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम अब ह्यूमन बीइंग के अंदर हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 में जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 44 और सेक्स क्रोमोसोम का नंबर होता है 2। ठीक है, तो 44 प्लस XX अगर है, ये XX अगर क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, तो इस केस में जो है वो फीमेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 44 प्लस XY क्रोमोसोम है तो ये जो है वो मेल होगा, ये इंडिविजुअल क्या बनेगा, मेल बनेगा। अब अपन बात करें इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मैनली पैर की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने अभी बताया 46 क्रोमोसोम, तो ये 46 क्रोमोसोम है वो 23 पैर्स के अंदर रहेगा, 23 पैर्स के फॉर्म में रहेगा। अब इस क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम के अंदर देखिएगा, ये क्रोमोसोम के अंदर ये इस क्रोमोसोम की एक आर्म कहलाएगी ये, और ये आधा हिस्सा इधर ये तो हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो है इसकी आर्म है, सेंट्रोमियर का ऊपर वाला ऐसा आर्म। या अब देखिए इसको अगर अपन आधा करें इसके अंदर बीचों बीच में, तो ये जो आधा पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड बोल देंगे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, और ये सेंट्रोमियर हो जाता है। सेंट्रोमियर के साइड में जो है वो पेंटिकल प्लेट्स होती है जो सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के अंदर हेल्प करेगी इसके अंदर। तो ये क्रोमोसोम्स का मेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपका। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं, और इसको अपन बोलेंगे आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये आर्म यानी ये सेंट्रोमियर के ऊपर का आधा जो हिस्सा है उसको आर्म बोल दिया इसको। अब ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से ये क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर के अंदर है तो इसको अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन अगर सेंटर के अंदर है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जैसे इसके अंदर बताया आपका डायग्राम थोड़ा सा ऊपर है तो उसको अपन सब मेटासेंट्रिक बोल देंगे। और ज्यादा एक साइड में है सेंट्रोमियर तो उसको अपन एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पे है एक ही साइड के अंदर है पूरा सेंट्रोमियर, उसके आगे आर्म नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पोजीशन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ओके स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं हर एक स्पीशीज के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो था अपना जो है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, एक एक्टिविटी दे रखा है इसके अंदर आपको, इसके अंदर तो स्टडी द ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन की जो चिक सेल उसका स्टडी करना है इसके अंदर आपको। तो अपने को क्या करना है इसके अंदर, अपने चिक के अंदर से जो है वो सेल्स लेनी, अंदर का जो एंडोथेलियम एपिथेलियम जो होती है इसके अंदर उसको अपने को निकालना है। तो अपन जो है
ईयरबड उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर जो है कवर स्लिप की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसको जो है आपको स्टैंड करके देखना है। तो अपने को क्या करना है, अपने चिप के अंदर से जो है थोड़ा सा स्वेप निकालना है, साइड में से, वॉल में से, अंदर से, बबल कैविटी में से, और उसको जो है एक स्लाइड के ऊपर जो है उसको आपको स्प्रेड कर देना है इस सेल को। आपको चिप की जो है अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ से सेल को निकालना है, ठीक है। और इसको जो है स्प्रेड करना है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, और ड्राई करके इसके ऊपर आपको स्टैंड डालना, मैथिल या मैथिलीन ब्लू स्टैंड आपको यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। ये मैथिलीन ब्लू जो है सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसका स्टैंड करने के बाद इसको वापस वॉश करके इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके अंदर आपको जो है वो चिक सेल्स नजर आएगी इसके अंदर। स्क्वेमस टाइप की, ये इरेगुलर टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर मेनली इस तरह की। तो ये स्क्वेमस टाइप की जो है आपको सेल्स नजर आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये चिक सेल का स्टडी के लिए आपको यहाँ पे बताया इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर। सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्री होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होती है, या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डिफरेंसेस दे रखे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अगर इसका डिफरेंसेस के अंदर साइज के साथ साथ देखें, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली जो है वेरी स्मॉल होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर तक का जो साइज होता है इसके अंदर, और यूकैरियोटिक सेल जनरली 5 to जो है 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लियर नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, बट यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है या डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो है मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे कुछ नहीं होते हैं इसके अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम होगा, यूकैरियोटिक के अंदर 70s और 80s बहुत टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि हमने बताया इसके अंदर डीएनए के साथ में यूकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एग्जांपल के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल में बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया को ले सकते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर जो है प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्ट ये सभी जो है यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये अपने डिफरेंसेस अपने यहाँ पे डिस्कस करें इसके अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अपन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अपन बात करेंगे इसके अंदर। तो आज का टॉपिक अपन डिस्कस करा इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सारे जो है इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। थैंक यू।